गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एसएसटी का लेसन 11 दिल्ली सल्तनत इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा मोहम्मद गौरी के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की क्षेत्र का शासक बना। उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। दिल्ली सल्तनत 5 वंशों में विभाजित था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। जब कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना तो यह स्पष्ट हो गया कि उत्तर भारत एक अलग राज्य रहेगा। तभी इस नए राज्य को दिल्ली सल्तनत कहा जाने लगा। सबसे पहले आया गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम तथा सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय राज्य क्षेत्रों का प्रभारी बना दिया। ये जो मोहम्मद गौरी था, ये मोहम्मद गौरी गौर का रहने वाला था। गौर का पहाड़ी जिला गजनी तथा हिरात के मध्य में स्थित था। उसने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इस वंश को गुलाम वंश कहे जाने का मुख्य कारण यह था कि इस वंश के अनेक शासक गुलाम थे जो अपनी कुशलता, योग्यता और गुणों के बल पर ही राजा बने थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक के अतिरिक्त इस वंश के सभी शासक इलियारी नामक कबीले से संबंध रखते थे। मोहम्मद गौरी जो था, ये तो गौर की पहाड़ियों के जिले में गजनी तथा हिरात के मध्य में स्थित एक स्थान है, वहाँ का रहने वाला था। और बाकी के जितने भी इसके अतिरिक्त इस वंश के शासक थे वो इलियारी नामक कबीले से संबंध रखते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को अधिक समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिला। लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो खेल खेलते समय, उस समय जो इस टाइम पे जो हम पोलो खेल खेलते हैं, वो उसे पहले क्या कहा जाता था? चौगान। 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ने केवल 4 वर्षों तक ही शासन किया। उसने अपने छोटे शासन काल में अपने राज्य को सुदृढ़ करने का बहुत प्रयत्न किया। उसने दिल्ली के पास कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कर दिया था। अजमेर में अढ़ाई दीन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। वह एक उदार शासक था। उसने हिंदू एवं मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया। वह दोनों को उदारतापूर्वक दान दिया करता था। इसी कारण उसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। जो एक गुलाम रह चुका था, उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक निर्माता भी कहा जाता है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वह इलबारी, ये जो इल्तुतमिश था, ये इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासन के प्रारंभिक काल में उसने शासन को मजबूती प्रदान की तथा विद्रोहों का दमन किया। अपनी कूटनीति से उसने मंगोल आक्रांता चंगेज खां के आक्रमणों से भी अपने साम्राज्य की रक्षा की। बगदाद के खलीफा ने उसे 1229 में हिंदुस्तान के सुल्तान की उपाधि प्रदान की। बच्चों, ये इल्तुतमिश जो था, ये इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को चुना था। रजिया सुल्तान जो थी, इसकी पुत्री थी, लेकिन महिला विरोधी कट्टरपंथियों के चलते उसकी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया गया था, जिसकी कुछ समय बाद हत्या कर दी गई थी।
इल्तुतमिश ने अपनी सरकार का संगठन किया तथा उसने अनेक सुधार किए एवं उसे मजबूत बनाया। उसने कुलीन वर्ग के 40 सरदारों का भी संगठन बनाया। अपने साम्राज्य को उसने बहुत से इक्ताओं में विभाजित किया जो अधिकारियों तथा सामंतों को वेतन के स्थान पर प्रदान किए जाते थे। इल्तुतमिश ने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो टंका या जीतल कहे जाते थे। उस समय जो इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे तांबे के और चांदी के, उन्हें क्या कहा जाता था? टंका और जीतल। कुतुब मीनार को भी उसने पूरा कराया। जो कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार को भी उसने पूरा कराया जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश अपने पुत्रों की योग्यता से परिचित था, अतः उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रजिया एक योग्य कुशल शासिका थी। उसने केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया। उसकी विद्रोहियों से 1240 में हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान की हत्या उसके विद्रोहियों ने 1240 में कर दी। रजिया के उत्तराधिकारी अयोग्य तथा कमजोर शासक सिद्ध हुए, इसलिए 1246 में तुर्क सरदारों ने नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद ने 1266 तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलवन दिल्ली का सुल्तान बना। बलवन इल्तुतमिश का एक विश्वस्त गुलाम था। अपनी योग्यता के कारण वह 40 सरदारों में सम्मिलित होने में सफल हुआ। नसरुद्दीन के शासनकाल में ही वह प्रमुख प्रशासन के पद पर कार्य करता था। उसने अपने 20 वर्ष के शासन में रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया था। बलवन ने 40 दल का दमन किया। बलवन ने शासन की सफलता का मुख्य श्रेय अपने गुप्तचर विभाग को दिया था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी। उसने सिजदा और पापोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से शुरू करवाया था, जो मूलतः ईरानी थी और जिसे गैर इस्लामी भी समझा जाता था। बलवन ने मंगोल आक्रमणों से देश को बचाया। अपने 40 सरदारों के समूह की शक्ति का नाश किया। उसने लोगों को सिजदा और बायबोस करने का प्रोत्साहन दिया। बलवन ने सुल्तान की शक्ति को इतना विस्तार किया कि वह पृथ्वी पर ईश्वर की छाया अर्थात पैगंबर का उत्तराधिकारी समझा जाने लगा था। फिर आया खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना थी 1290 ईस्वी से 1320 तक। गुलाम सुल्तानों के बाद सन 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का शासन आरंभ हुआ। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 1290 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह उदार तथा दयालु शासक था, इसलिए वह अनुशासनहीनता एवं विद्रोह पर काबू पाने में असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद भी था, जिसने धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन का वध 1296 ईस्वी में कर दिया था तथा सुल्तान बन गया था। जलालुद्दीन अपने राज्याभिषेक का 1 वर्ष बाद दिल्ली में आया था। उसका चरित्र न्याय, प्रियता, उदारता, अनुराग उच्च कोटि का था। उसने उदार नीतियों से एकमात्र उपवास सीदी मौला नामक एक दरवेश था, जिसने अपने मात्र राजद्रोह में संदेह के आधार पर फांसी पर चढ़ा दिया था। उस समय पर अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक कुशल सेनानायक भी था। वह भी सिकंदर के समान ही विश्व विजेता बनना चाहता था। उसने मंगोलों के आक्रमणों के प्रति सुरक्षा की नीति भी अपनाई थी। इसके लिए अलाउद्दीन ने सीमा पर नए किले बनवाए। उस समय पर सीमाओं पर किले बनवाए जाते थे ताकि आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाया जा सके। पुराने किलों की मरम्मत भी करवाई।
सेना का संगठन किया तथा उसने पुनर्गठन एवं प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान दिया। उसके द्वारा किए गए उपायों के कारण मंगोल उसके जीवन काल में भारत में प्रविष्ट होने में सफल नहीं हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए राजस्थान, गुजरात एवं मालवा के राज्यों को युद्ध में परास्त किया था। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो उसने उस समय पर राजस्थान, गुजरात और मालवा के राज्यों को युद्ध में हरा दिया था और उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के सौंदर्य से प्रभावित हो उसने चित्तौड़ पर भी आक्रमण कर राजपूतों को हराया था, परंतु रानी पद्मावती के महल में अन्य स्त्रियों के साथ उन्होंने जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा। मलिक काफूर ने वारंगल के काकरत्यों, देवगिरी के यादवों एवं द्वार समुद्र के होयसलों को परास्त किया था। अलाउद्दीन पराजित राज्यों से युद्ध का हर्जाना तथा कर प्राप्त करता था और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य करता था। अलाउद्दीन खिलजी जब किसी राज्य को युद्ध में पराजित कर देता था तो उनसे युद्ध का हर्जाना भी प्राप्त करता था और उन्हें अपने अधीन होने के लिए बाध्य भी करता था। अलाउद्दीन एक कुशल और योग्य शासक था। उसने अपने साम्राज्य का पुनर्गठन भी किया। वह विद्रोह को कठोरता से दमन कर देता था। राजस्व के क्षेत्र में उसने अनेक सुधार किए। उसने राजस्व का निर्धारण भूमि की गुणवत्ता एवं माप के आधार पर करना आरंभ किया। उसने शासन काल में भूमि पर राज्यों पर नियंत्रण था एवं कर वसूलने का कार्य गांवों के मुखिया एवं अन्य अधिकारियां करते थे। उस समय जो गांव जो थे उनकी भूमि का जो कर वसूलते थे वो गांव के मुखिया और अन्य अधिकारी करते थे, जिन्हें हम उस समय पे क्या कहा जाता था, जकात और जजिया नामक कर लगाए जाते थे। उपज का 50% कर के रूप में लिया जाता था। उस समय जो उपज होती थी उसका 50% जो था वो कर के रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पद्धति को भी लागू किया। उसने विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए। अलग अलग वस्तुओं के बाजार भी अलग अलग बनाए। प्रत्येक बाजार के लिए एक नियंत्रक की व्यवस्था की। नियमों के उल्लंघन एवं जनता से धोखा करने पर कठोर दंड दिया जाता था। प्रत्येक वस्तु का दाम राज्यों द्वारा निश्चित किया जाता था। जो उस टाइम पर जो भी जनता के साथ धोखा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। प्रत्येक वस्तु के दाम भी कौन निश्चित करता था? राज्य। उसने कुशल एवं योग्य डाक व्यवस्था का भी गठन किया था ताकि दूर के क्षेत्रों से संपर्क किया जा सके। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। खिलजी वंश भी उसकी मृत्यु के बाद 1320 ईस्वी में छिन्न भिन्न हो गया। उसके बाद फिर आया तुगलक वंश। तुगलक वंश रहा 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। यह तुगलक वंश का स्वदेशी भी माना जाता था क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पिता बलवन के समय हिंदुस्तान आया था तथा उसने पंजाब में एक जाट कन्या से विवाह भी किया था। उसने बहुत से ऐसे कार्य किए थे। भू राजस्व को घटा के समूचे उपज का 1/10 या 1/12 भाग ही लेने को कहा था। उसने अमीरों की भूमि पुनः लौटा दी थी और किसानों की रक्षा के लिए दुर्ग भी बनवाए थे। कृषि को बढ़ावा भी दिया। नहरें भी खुदवाई थी उसने। मतलब बहुत सारे विकास कार्य किए थे उसने। नहरें बनवाई। नहर बनाने वाला वह प्रथम सुल्तान भी माना जाता है। गयासुद्दीन
तुगलक ने जो भी कार्य किए उससे उस टाइम पर जो प्रजा थी वो अत्यंत प्रसन्न थी। सुल्तान बनने से पहले वह दीपालपुर का गवर्नर भी था। उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गयासुद्दीन का असली नाम क्या था? गाजी मलिक। खिलजी वंश के शासक की हत्या कर वह दिल्ली का सुल्तान बना था। गयासुद्दीन अनुभवी तथा बहादुर योद्धा, योग्य राजनेता, एक कुशल प्रशासक भी था। अलाउद्दीन के कठोर कानूनों का उसने अंत कर दिया था। जन कल्याण के लिए उसने बहुत सारे कार्य किए थे। अभी मैंने जैसे बताया बच्चों आपको कि उसने किले बनवाए, बागों का निर्माण किया, नहरों का निर्माण किया और अमीरों की भूमि लौटा दी और कर भी उसने कम कर दिया, भू राजस्व भी उसने घटा दिया। किसानों की रक्षा के लिए उसने दुर्ग बनवाए। उसी ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक एक ज्ञानवान तथा विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। अनेक इतिहासकारों ने उसे सबसे बुद्धिमान, मूर्ख, विरोधी गुणों का मिश्रण आदि अलंकारों से विभूषित किया है। कुछ ने तो उसे पागल भी कहा है। उसने उलेमाओं के अधिकार कम कर दिए, जिसके कारण वे उसके शत्रु हो गए। जो योजनाएं असफलता और विफलता के मुख्य कारण रही। सेना के लिए अधिक धन की आवश्यकता को देखते हुए उसने 1326 ईस्वी में दोआब के किसानों पर उस समय करों की वृद्धि की जब उस प्रदेश में अकाल ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। उसके समय पर भयंकर अकाल पड़ा था। उस समय उसने किसानों पर करों की वृद्धि की थी जिस टाइम उस प्रदेश में अकाल पड़ा था, अतः उस प्रदेश के किसान उसके विरोधी हो गए थे। मोहम्मद तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को बनाया। जिसका उसने नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसके विचार में दक्षिण पर अधिकार स्थापित करने के लिए दौलताबाद सही स्थान था। उसने देवगिरी तक लंबी सड़क बनवाई और अपने सभी कार्यालयों को दिल्ली के दौलताबाद ले गया। इसी लंबी यात्रा के कारण हजारों व्यक्ति और पशु मारे गए थे। यही नहीं, दौलताबाद की सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा करना और उत्तरी भारत पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया था, जिस कारण उसकी यह योजना भी विफल हो गई थी। अतः वह पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया, जिसके कारण जनता पर अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को बनाया और इस वजह से जब वो अपनी राजधानी को उधर से दौलताबाद की तरफ को ले जा रहा था तो उस समय जो हजारों व्यक्ति और पशु मारे गए थे और जनता को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था। मोहम्मद तुगलक ने 1329 से 1330 में चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलाने का आदेश दिया। उसकी यह योजना भी सफल न हो सकी। उसने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलाए और उसकी ये योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि बाजार में बड़ी संख्या में जाली सिक्के चलन में आ गए थे, नकली सिक्के। इस कारण व्यापार की अर्थव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी। तब सुल्तान को मजबूर होकर बाजार में तांबे के सिक्कों का चलन बंद करके पुनः सिक्के चांदी के ही चलवाने शुरू कर दिए। इससे राजकोष भी रिक्त हो गया। मोहम्मद तुगलक ने इराक और खुरासान विजय के लिए एक विशाल सेना भेजी थी। भौगोलिक परिस्थिति एवं यातायात के मार्ग के अभाव में उसे सेना के बीच रास्ते में ही वापस बुलाना पड़ा। भौगोलिक स्थिति मतलब कि उस समय के जो रास्ते थे वो सही नहीं थे, मार्ग और यातायात की व्यवस्था भी सही नहीं थी, तो सेना को बीच रास्ते में से ही वापस बुलाना पड़ गया था। इसी प्रकार का हेर्ष उसकी काराजल पर्वत पर अधिकार करने की योजना का भी हुआ। वो काराजल पर्वत पर भी अधिकार जमाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे भी रास्तों की स्थिति सही नहीं थी, यातायात का साधन भी नहीं था, वहाँ पे भी
इस कार्य को करने में उसकी अपार धन की हानि हुई और भारी विनाश का उसे सामना करना पड़ा। मोहम्मद तुगलक ने जिन योजनाओं पर अमल किया उसे जनता को राहत मिलने के स्थान पर हानि तथा दुखी मिला। वह अपनी जनता का भला तो करना चाह रहा था, लेकिन उसकी योजनाएं विफल हो गई और उसे हानि और दुख का सामना करना पड़ा। अतः उसके साम्राज्य में हर ओर विद्रोह होने लगा। उसकी जनता उससे रुष्ट हो गई, जिस पर विजय पाने में वह असफल साबित हुआ तथा उसने अपने अनेक क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा। मतलब उसके जो अधिकार में कुछ क्षेत्र थे वो उसके हाथों से निकल गए। मोहम्मद तुगलक के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह कट्टर मुसलमान शासक था। उसने उलेमाओं को खुश करने के लिए उन्हें जागीरें प्रदान की और उनसे हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। मोहम्मद तुगलक के पश्चात जो उसका चचेरा भाई था उसका नाम था फिरोज तुगलक। वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वो बहुत ही कट्टर मुसलमान था। उसने उलेमाओं जो थे, मुसलमानों में जो पूजा पाठ का कार्य करते थे, उनको जागीरें प्रदान की उन्हें खुश करने के लिए, और हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसने फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार एवं जौनपुर नामक स्थान नगर बसाए, जहाँ कुछ जन कल्याणकारी कार्य भी किए थे। उसने मस्जिद, मदरसों, सरायों, नहरों और बांधों का भी निर्माण कराया। फलों के बाग भी लगवाए। 1388 में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर बच्चे खुद पढ़ेंगे और जो भी समझ में ना आए उसे ग्रुप पर भेजेंगे। थैंक यू।